तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट लेके आए हुए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लगाइए शुरू से अंत तक और देखिए कितने स्कोर कर पा रहे हैं और क्या इसमें कुछ ऐड करना है हमको जरूर आप सभी बताइएगा। उसके बाद धीरे धीरे आपके एग्जाम तक जो है कि हम सारा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 7 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाला है। हम लमसम जो है कि अभी 7 आपको टारगेट प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, तो इसे आप सभी कंप्लीट पर डे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और क्या चाहिए इसमें ये भी हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फटाफट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और देखिए आप सबको बताए हुए थे कि अभी तक में जितने भी क्लासेस हुए हैं, जो क्लास को नहीं देख पाए थे वो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सारा क्लास को रिवाइज कर लीजिए। अभी तक में जितने भी क्लास हो चुका है वो सारा क्लास को क्या कीजिए, आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। एक शुरू से सीक्वेंस वाइज में जाइए, सारा चैनल पे अवेलेबल है। स्पीड में देखिए, जहां आप सभी नॉर्मल में देखते हैं उसको 2 गुना स्पीड करके देखिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ है तो देख लीजिएगा। तो जो चीज़ भुलाए हुए हैं वो चीज़ प्रॉपर याद हो जाएगा आपको। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब याद करना जरूरी है। आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा तो यही चीज़ आपको काम देगा पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। जितने भी जुड़े हुए आपसे क्लासेस को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड, इतना सा काम आपसे फटाफट कर लेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, तो हम सभी कह सकते हैं बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णन किया गया है। याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में जो बताया गया वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, 51 क में बताया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य को जो लिया गया है फ्रेंड वो कहाँ से लिया गया है। अच्छा, यहीं से आपको बताना है कि राज्यसभा के बारे में जो बताया गया, यानी कि राज्य के बारे में जो बताया गया वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक बताया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, 152 से लेकर 237 तक याद रखिएगा। 152 से लेकर 237 तक क्या है, राज्यों का वर्णन है, संघ का वर्णन है। बिल्कुल 52 से लेकर 151 तक संघ का वर्णन किया गया है, 52 से लेकर 151 तक किया गया है। कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य जो लिया गया है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो हम सभी कह सकते हैं बिल्कुल ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और आज आप सभी से क्वेश्चन पूछने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से। बताइएगा आप सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन आपके लिए कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है ये किस देश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो किया गया था फ्रेंड बिल्कुल 1906 ईस्वी में किया गया था। जो भी ऑप्शन में सी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड। जितने भी जुड़े हुए हैं क्लासेस को लाइक आप सभी जरूर कर लेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी 1906 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हैं। आप सभी से क्या क्वेश्चन पूछे थे, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मैकमोहन रेखा किन देश के बीच की रेखा है, तो इंडिया और चाइना के बीच की रेखा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस भारतीय को पहली बार भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य की बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, साहित्य की बात किया जा रहा है तब रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, जो 1913 में गीतांजलि के लिए दिया जाता है। पर यहाँ पर भौतिकी की बात यहाँ पर किया गया है। चलिए यहीं से आप सभी को बताना है कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की रेखा है। क्या क्वेश्चन पूछे, हिंडनबर्ग रेखा जो है किन 2 देशों के बीच की रेखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डॉक्टर सीवी रमन, ध्यान रखिएगा आप सभी। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1930 में। अच्छा, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल ये तो कोई संगठन के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके नाम से किया गया था, तो वो अल्फ्रेड के
नाम से, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से किया गया था 1900 ईस्वी में। देना शुरू कब से किया था? 1901 से देना शुरू किया था। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सभी याद रहेगा, आप सभी को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या क्वेश्चन जानते हैं कि निम्न में से किस क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो उसमें एक गणित जो रहता है ना, बड़ी कंफ्यूजन करता है। तो याद रखिएगा, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ध्यान रखिएगा, किस में दिया जाता है? चिकित्सा में दिया जाता है, रसायन के लिए दिया जाता है, भौतिकी के लिए दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, फिर आपका इकोनॉमिक क्षेत्र में दिया जाता है, और उसके बाद जो है कि आपका समाज सुधार कह लीजिए या शांति के लिए कह लीजिए, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ये कई बार कंफ्यूजन करता है कि गणित में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो याद रखिए गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। फिर इकोनॉमी में दिया जाता है, और सबसे लास्ट में जो जुड़ा हुआ था वो इकोनॉमी ही जुड़ा हुआ था, यानी कि अर्थशास्त्र आपका जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? बिल्कुल मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं से बताइएगा आप सभी कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? और यहीं से आपको हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता के बारे में बताना है। दोनों का डेट बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में किया जाता है और मोहनजोदड़ो का 1922 में किया जाता है। पर यह आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपसे से क्वेश्चन पूछे हुए थे कि हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किन 2 देशों के बीच की रेखा है? तो फ्रेंड आपसे याद रखेंगे, जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। तो हम सभी कह सकते हैं कि भैया जी जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कई बार क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं, और यहाँ ऑप्शन चिक चिक के बोल रहा है कि चाचा मेरा विधायक है, चाचा मेरा विधायक है, चाचा मेरा विधायक है, और अब की बार बिहार पुलिस बनवाएगा हमको। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। क्लियर है? बदरुद्दीन तैयबजी ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे पता है आप सभी को? बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे पता है आप सभी को? जैसे आप सभी को बताए थे कि अंग्रेज अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष, उसके बाद जो है कि फिर आप सभी को बताए थे मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में, फिर आपको बताए थे महिला अध्यक्ष के बारे में। ये तो सभी बताए हुए हैं। चलिए आपको बताना है कि बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? ये देखिएगा, तो ये क्या है? दक्षिण भारत का मैप है, और यही जो है कि आपका समुद्री तट रेखा से जुड़ा हुआ है। ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेके ये वाला क्षेत्र क्या है? समुद्री तट रेखा से जुड़ा हुआ है। तो कितना राज्य जुड़ा हुआ है? कितना राज्य है? तो याद रखिएगा 9 राज्य जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा है याद कर लीजिएगा, साथ में मेरा बोलिएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है? गुजरात है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा समुद्री रेखा, ध्यान रखिएगा समुद्री रेखा। तो जलीय रेखा सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल गुजरात का है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र आपका महाराष्ट्र का है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ गोवा मिल जाएगा, उसके बाद कर्नाटक है, यहाँ केरल है, यहाँ तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और यहाँ पर क्या है आपका? बिल्कुल कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल है। तो कुल 9 राज्य हैं। कौन कौन सा? फिर से बोलते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उसके बाद क्या बोले आपको? पश्चिम बंगाल। ध्यान रखेंगे, कुल 9 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है अलबुकर ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? अलबुकर कौन थे पता है आप सभी को? बिल्कुल पुर्तगाली वायसराय थे अलबुकर। याद रखिएगा आप सभी। अलबुकर कौन थे? पुर्तगाली वायसराय थे। याद रखिएगा आप सभी। इसने क्या किया था? 1510 में गोवा को जीत लिया था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से जीता था, जो बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था। ये ध्यान रखेंगे आप सभी। कौन था? बीजापुर का सुल्तान था। कौन? यूसुफ आदिल शाह। उससे गोवा को जीत लिया था। कब? 1510 में। किसने जीता था? अलबुकर ने। अल्फांसो डी अलबुकर इसका पूरा नाम है। एक वायसराय होता है अल्फांसो डी अल्मेडा भी होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, या अल्मेडा भी कह सकते हैं। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत
किसने की थी या स्थापना किसने की थी? फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए हैं क्लासेस को जरूर लाइक कर लीजिएगा आप सभी, इतना सा काम जरूर करके जाइएगा आप सभी। अच्छा, रैंडक्लिफ रेखा के बारे में आपसे इसे पूछे हुए थे ना, बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रैंडक्लिफ रेखा है, याद रखिएगा आप सभी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रैंडक्लिफ रेखा कहते हैं। चलिए आपसे बताइएगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को हम सभी क्या कहते हैं? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा को हम सभी क्या कहते हैं? अंग्रेज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आंसर को चेक कीजिए पहले आप सभी, बिल्कुल आराम आराम से। अभी क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो लुकाइए और पीछे से दीजिए 3-4 गमक्का पकड़ के अपने आप में। पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर होंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। पहला पुर्तगाली कौन था जी जो आया हुआ था भारत आपका? किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है? मलेरिया किससे होता है? मच्छरों से होता है, क्योंकि इससे पहले पता नहीं था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। रोनाल्ड रॉस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? सांभर आपका खारे जल की झील है। अगर सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील की बात किया जाए तो वो आपका चिल्का झील हो जाएगा, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। या लेगून झील के बारे में कहा जाए तो वो चिल्का झील ही आपका सबसे लेगून झील है, जो उड़ीसा राज्य में आपका पड़ता है। यहाँ पर खारे पानी की बात किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका राजस्थान में स्थित है सांभर, जो एक खारे पानी की झील है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये तटीय नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपका सांभर क्या है? तटीय नहीं है, जबकि आपका चिल्का क्या है? वो तटीय है। तटीय का अर्थ क्या होता है पता है? जो समुद्र तट से सटा हुआ हो। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? सारा स्रोत तो आपको पढ़ाए हुए थे, जितना भी देश का था, चाहे वो संविधान संशोधन हो, आपात उपबंध हो, संघीय प्रणाली हो, संसदीय प्रणाली हो, एकल नागरिकता हो, मौलिक अधिकार हो, राष्ट्रपति का शक्ति हो, ये सभी के बारे में आपको बताए हुए हैं। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। बिल्कुल कनाडा देश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कनाडा देश से लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। करनाल बट एक बीमारी है। करनाल बट जो बीमारी है ये किसकी एक बीमारी है? चलिए आपसे क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन करना है कि 49वीं समानांतर रेखा ये किन दो देशों के बीच की रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा जो है फ्रेंड ये किन दो देश के बीच की रेखा है, आप सभी को बताना है। करनाल बट एक बीमारी जो है फ्रेंड ये किसका है? तो याद रखिएगा गेहूं की एक बीमारी है करनाल बट, ध्यान रखिएगा। किसका है? गेहूं की एक बीमारी है करनाल बट, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खैरा रोग जो होता है ये किस में होता है, पता है क्या? खैरा रोग, खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ये किस में होता है पता है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? इनमें से कौन सी नदी एक विनाशक नदी है? आपका बिहार का शोक कहा जाता है उसको, क्योंकि जहां पहुंच जाता है वो क्या करता है? तहलका मचा देता है बिहार में। मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात नदी है आपका कोसी नदी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसीलिए बिहार में इसको क्या कहा जाता है? विनाशक नदी कहा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। विनाशक नदी बिहार में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन को फ्रेंड किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह आप सभी को बताना है। चलिए आपसे बताइएगा, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था ना, बिल्कुल। कब शुरू हुआ था भूदान आंदोलन? विनोबा भावे, बिल्कुल। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड? विनोबा भावे के द्वारा। तो याद रहेगा आप सभी को, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट रट जाना है आप सभी को। समझने वाला कुछ चीज इसमें नहीं है, डायरेक्ट इसमें क्या करना है? दिमाग में खोज लेना है। अगला है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है?
लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो है फ्रेंड ये कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। पता चलेगा आपको, सवाल का जवाब दे रहे हैं तो पता चलेगा क्लास यहाँ जहाँ आपका आधा घंटा में ख़त्म होना है तो वहाँ हमको लगता है कि 1.5 घंटा हो जाएगा। पता चलेगा आपका समय का बर्बादी हो गया और जो पढ़ाना चाह रहे वो पढ़ा ही नहीं पा रहे आपको हम। निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? क्योंकि मेरा टारगेट क्या रहता है कि आपको इसी क्लास में उस तरह समझा दिया जाए कि क्वेश्चनवा फिर आप भुलाए ना। इसीलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, ताकि चीज आपको याद रहे वो चीज, और 1 से 2 बार सुन लेने के बाद आपको वो चीजें याद जरूर रहेगा। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, गोदावरी को कहा जाता है वृहद गंगा, कहा जाता है गोदावरी को। याद रखिएगा आप सभी, गोदावरी को वृहद गंगा कहा जाता है और इसे दक्षिण के गंगा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। उत्तर भारत की गंगा, सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सा है? उत्तर भारत का बिल्कुल गंगा नदी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आराम से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे इसे पूछे हुए थे, 49वीं समानांतर रेखा जो है फ्रेंड ये किन 2 देश के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा, ध्यान रखेंगे आप सभी। यानी कह सकते हैं कि यूएसए और कनाडा देश के बीच की सीमा रेखा को हम सभी क्या कहते हैं? 49वीं समानांतर रेखा कहते हैं। बिल्कुल, वृहद गंगा। अगला है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? बिल्कुल, मालवा का पठार है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा पठार है फ्रेंड? मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए उसके बाद आंसर कीजिएगा और फिर आप सभी को आंसर बताना है। सबसे आसान और इजी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है। पता होगा तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पता होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले कौन सा रेखा था? ड्यूरेंट रेखा था। अब ड्यूरेंट रेखा किन किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच जो पहले रेखा था वो ड्यूरेंट रेखा था। अब ड्यूरेंट रेखा किन किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? मिसाई कहाँ की आदिम जनजाति है या मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो ये तांजानिया की है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बी करेक्ट आंसर रहेंगे, तांजानिया की है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है फ्रेंड ये कौन है? फ्रेंड जितने भी हैं क्लासेस को जरूर लाइक करते चलेंगे आप सभी। इतना सा काम आप सभी जरूर कर दीजिएगा, क्लासेस को लाइक करते चलेंगे जितने भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है पोस्ट ऑफिस। गीतांजलि किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि गीतांजलि काफी फेमस है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? देखिए, सबसे प्राचीन आपका अरावली है, ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान में पड़ता है, वो सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, तो याद रखिएगा अरावली है, ये याद रहेगा आप सभी को। उसके बाद यहाँ का क्वेश्चन पूछा गया सबसे नवीनतम की बात किया जा रही थी, आपका हिमालय हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हिमालय आपका सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। क्लियर है? नवीनतम मतलब क्या होता है? नया होता है। प्राचीन मतलब क्या होता है? सबसे पुराना होता है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ते हैं जी? प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीकी का विकास जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड? याद रखिएगा आप सभी, अभी जो ड्यूरेंट रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। कौन कौन सा देश? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को ड्यूरेंट रेखा कहते हैं। क्लियर है? याद रहेगा आप सभी को? बिल्कुल याद रहेगा आप सभी को। और हम बताएं आपको याद ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए, एडवर्ड जेनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। जो भी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, एडवर्ड जेनर होगा, ध्यान रखिएगा, या एडवर्ड जेनर कर लीजिएगा। अगला है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है?
राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित हैं, और यहीं से आप सभी को बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, दुधवा कहाँ पे हैं, चंद्रपुरा या चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे हैं, और आप सभी को बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं। ये 4 सवाल बताए हैं। चारों सवाल अगर दिमाग में ऐड हो गया है तो फटाफट आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान संस्थान, चलिए 4 सवाल कम से कम पूछें तो उसका आंसर बताते हैं आपको, ताकि चीजें तो कम से कम याद रहे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर से क्या बन सकता है, गो से गिर बन रहा है तो गो से गुजरात तो बन सकता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट के बारे में पूछे तो बिल्कुल जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है। दुधवा के बारे में पूछे तो दूध सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है, ध्यान रखिएगा। तो दुधवा को उससे कनेक्ट कर लीजिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा, जो कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक राज्य में है, ध्यान रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, दालमा कहाँ पे है पता है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पता है, या राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो झारखंड में है, बिल्कुल लातेहार जिले में पड़ता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड का। अच्छा, आप सभी को पता है कि वाल्मीकि ये कहाँ पे स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बताइएगा आप सभी। बिहार से है ना जी, पता तो होना चाहिए आपको। बिल्कुल लखनऊ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब इतना चीज आपको बताएं, अब क्या चाहिए, लखनऊ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। एक ही बार में सारा चीज, वाह बहुत बढ़िया, चावल वेरी गुड, बिहार में स्थित है। अच्छा, बिहार के किस जिले में स्थित है, यहाँ तो आपको बिहार नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। सभी को पता है कि बिहार में है, पर बिहार के किस जिले में स्थित है ये बताना है आपको। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है। वेस्ट चंपारण, बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जो है फ्रेंड, इसे हम सभी क्या कहते हैं, जल हयासिंदी कहते हैं। जलकुंभी का नाम सुने हैं, जलकुंभी का देखे भी होंगे, पानी में रहता है जलकुंभी, सबसे ज्यादा बढ़ता है ये सबसे तेजी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सी फॉर चला जाए बिहार पुलिस बनने के लिए, और चाचा क्या है, विधायक हैं, और बिहार पुलिस में आपकी बार लगवाने वाला है। अगला है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्राओं में डैश होता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में क्या होता है जी, बिल्कुल सल्फर होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, और सल्फर ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा, आपसे बोले थे कि हिंदी का क्लास दिए हुए हैं, देखे क्यों नहीं, हिंदी का क्लास आपको दिए हुए हैं। एक आपका मास्टर वीडियो आएगा हिंदी का, उसको देख लीजिएगा। पहले कल जो क्लास आपको दिए हुए उसको देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि ऑल होगा तो कवर करवा लेंगे। जैसे कि आपका प्रमुख मुहावरा हो गया, आपका लोकोक्ति हो गया, उसके बाद पर्यायवाची शब्द हो गया, समास हो गया, जो कि आपका तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जितने भी ये संधि विच्छेद हो गया, ये जितने भी हैं एक ही वीडियो में शामिल करेंगे और उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे, देख लीजिएगा आप सभी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो कई बार आप सभी को क्वेश्चन बताए हुए थे कि राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात किया जाए तो ये शक संवत पर आधारित है, जो 78 ईस्वी में शुरू किया जाता है। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा शुरू किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वही कनिष्क है जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संहिता का आयोजन किया जाता है कुंडल वन में, और बौद्ध धर्म में 2 भाग में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान धर्म में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आकर्षण के अंतरा आणविक बल सबसे निम्न प्रभावी किसमें होता है। बिल्कुल गैस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आकर्षण के अंतरा आणविक बल सबसे निम्न प्रभावी किसमें होता है, तो गैस में सबसे निम्न प्रभावी होता है, यानी कह सकते हैं कि सबसे कम प्रभावी होता है। विधि के समान समानता का अधिकार जो है फ्रेंड,
ये किस प्रकार का अधिकार है? विधि के समान समानता का अधिकार। ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये नागरिक अधिकार है आपका। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड, वो कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताइएगा आप सभी। कल तो आपको बताए हुए थे दोनों क्वेश्चन के बारे में, भारतीय महिला अध्यक्ष प्लस में महिला अध्यक्ष के बारे में बताए थे, जो एक 1917 में होता है और एक 1925 में बनता है। तो दोनों का आंसर आपको करना है। बहुत बढ़िया, श्रीमती एनी बेसेंट ना, बिल्कुल ये तो सभी को पता होगा। अब भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है? बिल्कुल सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मायोपिया का अर्थ क्या होता है? एक होता है आपका मायोपिया और एक होता है आपका हाइड्रोमायोपिया। चलिए बताइएगा, मायोपिया का अर्थ क्या है? मायोपिया क्या लगता है? दूरदृष्टि दोष कि निकट? ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को हम सभी क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइड्रोमायोपिया कहते हैं। अगर यहीं से आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम सभी किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देता है बट दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और वहीं पर अगर दूर दृष्टि दोष की बात किया जाए यानी कि हाइड्रोमायोपिया की बात किया जाए, तो इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम सिर्फ उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? लीजिए आगे ये भी क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा कन्फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए और दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था 1843 में हुआ था, और ये किसके समय में हुआ था ये बताना है फ्रेंड आप सभी को। तो याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड एलनब्रो के समय में हुआ था। तो आप क्या बोलिएगा कि भैया जी इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और C4 चला जाए आपकी बार बिहार पुलिस बनने के लिए, किसी भी हालत में चाहे जितना मेहनत करना पड़ जाए, लॉर्ड एलनब्रो। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? लीजिए सबसे फेमस क्वेश्चन आपके लिए है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? विश्व युद्ध से तो भर भर के क्वेश्चन पूछा है अभी तक में, जितने भी आपका एग्जाम हो चुके हैं CSBC की तरह जो भी एग्जाम लिया गया है, विश्व युद्ध से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ना किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। तात्कालिक कारण का क्या था? पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध में शामिल पहला कौन देश कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? बहुत सारा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी चिपका दे। बिल्कुल, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यहीं से क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है, जो 1939 से लेके 45 तक चलता है। ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत जो होता है वो क्या होता है? प्राचीन भारत का इतिहास जानने का सबसे उत्तम स्रोत जो है फ्रेंड वो क्या है? क्या लगता है आप सभी को? सिक्के से पहचान लीजिएगा क्या? नहीं, आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल अभिलेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है?
राज्य का मुख्यमंत्री जो है फ्रेंड ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, ये आप सभी को बताना है। चलिए बताइएगा, फटाफट आंसर कीजिएगा आप सभी। बिल्कुल, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन में जो भी टिक कर रहे हैं बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का आविष्कार जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था। आप सभी से क्वेश्चन पूछे हुए थे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। और वहीं से क्वेश्चन आपसे से पूछे हुए थे कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1930 में होता है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है। और यहीं से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। बिल्कुल, गांधी और इरविन के बीच में होता है। उस समय का वायसराय था लॉर्ड इरविन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। रक्त समूह का आविष्कारक कौन था, लेड स्टेनर था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से आंसर कीजिएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग को क्या कहा जाता है। अच्छा, आप सभी को पता है क्या कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, चलिए बताइएगा आप सभी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशीयोरकर रोग हो जाता है। कभी देखे होंगे कि कोई बच्चा कभी मोटाता नहीं है, हड्डी आपको दिखाई देता होगा। ऐसा देखे हैं किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो देखे होंगे आप सभी। अगला है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहे तो पहले जो था मतदान करने का उम्र कितना रखा गया था, 21 वर्ष था। बट किस संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि अब जो है कि मतदान करने का उम्र 18 वर्ष रखा जाएगा, और 18 वर्ष से क्या कीजिएगा, मतदान कर पाइएगा आप सभी। तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है। कवक जनित पादप रोग नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछे थे फ्रेंड आप सभी से, आंसर किए हैं क्या। बिल्कुल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और यहीं से आपको बताना है बिल्कुल कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दो क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दो क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, नहीं है के बारे में पूछा गया है, तो इस पे आप सभी जरूर गौर करेंगे। बिल्कुल, तंबाकू का मोज़ेक रोग जो है फ्रेंड, ये आपका कवक जनित रोग नहीं है। हमसे कह सकते हैं कि भैया जी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी बात जो है कि आपके मूंगफली का टिक्का रोग, यहाँ से याद रखिएगा कि मूंगफली में कौन सा रोग होता है, टिक्का रोग होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो गन्ने में कौन सा रोग होता है, तो लाल सड़न रोग होता है। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, ध्यान रखिएगा ये सभी आपका क्या है, कवक पादप जनित रोग है। जबकि आपका तंबाकू का मोज़ेक रोग ये नहीं है आपका। अगला है, दुगुने आवेशित हीलियम आयनों को डैश के रूप में जाना जाता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। ध्यान रखेंगे आप सभी, 5 जून को हर एक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसको कंठा से याद रखिएगा जिसको याद नहीं है। इसके अलावा याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। दुगुने आवेशित हीलियम आयनों को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में ए ऑप्शन में ए होगा, अल्फा होगा, ध्यान रखिएगा, डेल्टा नहीं होगा, अल्फा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, दुगुने आवेशित हीलियम आयनों को अल्फा कण के रूप में जाना जाता है, ना कि डेल्टा। तो इसको काट लीजिएगा, ये नहीं होगा आपका, अल्फा कण होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अल्फा कण होगा आपका, अल्फा कण होगा। अन्यथा भी क्वेश्चन का वहां गलती हो जाता है आपको, बड़े ध्यान देना पड़ता है जी। अगला है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। जैव विविधता के लिए क्या खतरा है, प्राकृतिक आवास, वनस्पति का विनाश और झूम खेती। ये तो क्वेश्चन आपको बताए हुए थे, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किए हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, क्योंकि रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है नहीं, ये समझने वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जैव विविधता
के लिए जो खतरा है, प्राकृतिक आवास है, वनस्पति विनाश है और झूम खेती है। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 2 दिन पहले शायद आपको कवर करवाए थे, इसलिए क्वेश्चन को हम रिपीट करवाएं ताकि चीज़ें आपको याद रहे। अगला है पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन जो होता है किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर या अनुमंडल या जिला स्तर पर? त्रिस्तरीय पंचायत किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायत सिद्धांत। बिल्कुल, पंचायत समिति ये आपका प्रखंड स्तर पे होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पंचायत समिति आपका प्रखंड स्तर पे होता है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ग्राम स्तर टिक नहीं करना है, प्रखंड स्तर पे होता है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है, ध्यान रखिएगा, और जिला परिषद आपका जिला स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले तो आपको बोल रहे थे, हम बड़ी पूछे हुए थे कि बदरुद्दीन तैयबसी कौन था, बदरुद्दीन तैयबसी कौन था। बिल्कुल बदरुद्दीन तैयबसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बदरुद्दीन तैयबसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय? वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बहुमूल्य के कारण निम्नलिखित में से प्रभावित हुए हैं, किसके अलावा प्रभावित हुआ है? यानी कि एक को छोड़कर बताना है कि सारा चीज प्रभावित हुआ है जो कि एक प्रभावित नहीं हुआ है। तो ऑक्सीजन का निषेचन का प्रभाव ये प्रभावित नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे और सी फॉर चला जाए बिहार पुलिस बनने के लिए, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका जितने भी हैं ऑप्शन वो सभी क्या हैं? प्रभावित हैं ग्रीन हाउस गैस से। वायुमंडलीय गर्मी बिल्कुल बढ़ा है, वायुमंडल में गर्मी। समताप मंडल में ओजोन परत का अपक्षय ये भी हुआ है, क्योंकि आप सबको बताऊंगे कि ओजोन परत में क्या हो गया है? छिद्र हो गया है। हालांकि वो छिद्र अब बंद हो गया। ये कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख प्रभाव है। अंटार्कटिका वही क्षेत्र जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, यानी कि कह सकते हैं कि बर्फ का महादेश कहा जाता है उसको। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है, तो बर्फ का महादेश किसे कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड? प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। और अभी आपका प्रधानमंत्री कौन है? तो पीएम मोदी जी है, तो वही होगा ना। योजना आयोग का भी अध्यक्ष वही होते थे, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री पर योजना आयोग अब है नहीं है, ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के नाम पे अब नीति आयोग है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? अनवरत योजना कब चलाया गया था पता है क्या? अनवरत योजना यानी कह सकते हैं कि रोलिंग प्लान कब चलाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर रोलिंग प्लान चलाया गया था, यानी कि अनवरत योजना चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? जब जनता पार्टी का सरकार आता है तब उसके बाद योजना आयोग को समाप्त किया जाता है बीच में, और 2 साल जो चलता है वो आपका रोलिंग प्लान यानी कि अनवरत योजना चलता है। बिल्कुल 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, बिल्कुल 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में चलाया जाता है अनवरत योजना। निम्नलिखित में से कौन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखेंगे आप सभी। अगला है तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अनवरत योजना जो है कि किसके सरकार के समय में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा जनता पार्टी। अगला है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? 2.4% है, बट यहाँ पर जनसंख्या जो है फ्रेंड लमसम जो है कि 17.5 है, और अब नया डाटा आएगा तो हमको लगता है बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये 2011 जनगणना के अनुसार है, और 2021 वाला अगर जहाँ आता है तो वो क्या हो जाएगा? अब आपका कुछ नहीं है, आराम कीजिए, अब हो गया। हम सोच रहे हैं और है आपके लिए। चलिए इतना सा क्वेश्चन क्या करना है फ्रेंड, आपको याद कर लेना है, और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे रिवाइज कीजिएगा कि छोड़ दें। मेरे ख्याल से तो आपको तैयार हो गया होगा।